उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है भाग्यश्री और ये है 1990 की जाति का। आसाम से मैंने जो कल कुंडली देखी थी, आसाम की ही थी। ये उनकी पत्नी की कुंडली है और मेरे यहाँ ये एक अच्छी बात है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग एक बार कुंडलियाँ दिखा लेते हैं वो दोबारा कहीं नहीं जाते। और इस मामले में मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, इस बात का गुमान मुझे है कि वो कहीं नहीं जाता और दोबारा 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, जितने दिन भी बाद हो, वो मेरे पास ही आता है। और दूसरे नंबर पे कि उसके रेफरेंस में मेरे पास कुंडलियाँ ज़्यादा आती हैं। मेरे दर्शक और मेरे व्यूज़ बहुत कम हैं, पर उसके अनुपात में मैंने कुंडलियाँ ज़्यादा देखी हैं रेफरेंस के माध्यम से। दूसरे नंबर पे मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे एक ही व्यक्ति एक बार आता है, कुंडली दिखाता है, अगले ही पल वो 5 से 6 कुंडलियों की बुकिंग करके चला जाता है और बोलता है पंडित जी आपको जब देखना होगा मुझे देख लेना। ऐसी स्थिति है। मैं इस मामले में भगवान का बड़ा ही जो है वो कृपा पात्र मुझे बनाया गया है और मुझे मिला है। उनकी कृपा इस मामले में मुझे मिली है। चाहे अब देखो, चूंकि अर्थ की बात है तो मेरे पास चूंकि खर्च भी हैं, तो ये बात है जहां मैंने एक बार एक व्यक्ति की कुंडली 300 रुपये में देखी, अगली बार जब भी उसने मुझे कुंडलियां भेजी हैं तो वो मुझे पूरी फी के रूप में मेरी जो है वो मेहनत आना मुझे दी है। वस्तुतः ये विद्या ऐसी है जिसकी कोई शुल्क नहीं हो सकती, पर मैंने फिर भी जो एक प्रोफेशनली जो है वो फी रखी है, उसमें मुझे उसने कोई भी कोताही नहीं बरती है। दूसरे नंबर पे ये बड़ी अच्छी बात होती है मेरे लिए कि आपको मैंने बताया था कि एक ही घर की मैंने 10 से 12 कुंडलियों का वीडियो बनाया था, एक ही घर की। और ऐसा कई बार हुआ है, एक ही बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। तो इसका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर भरोसा करने के लिए और मेरी बात को मानने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये जगह है NOWGONG, असम में ये जगह है। और इन्होंने पूछा है संतान, इन्होंने पूछा है सरकारी नौकरी, इन्होंने पूछा है इनके पास धन, इन्होंने पूछा है इनका धन संपत्ति वैभव वगैरह कैसा रहने वाला है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति में लग्न खाली, चतुर्थ खाली, पंचम खाली, छठा खाली, 10वां खाली, एकादशवां खाली। और ग्रह कहाँ बैठे? एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5। 5 ही घर में सारे ग्रह बंधे हैं। और लग्न के अधिपति तृतीय भाव में सूर्य, शुक्र और बुध तीनों एक साथ बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य अपनी राशि के 5 नंबर की राशि में, शुक्र जो है वो पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्नेश के साथ बैठे हैं। इसको मैं दिखाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी। जैसे लग्न के अधिपति बुध होंगे मिथुन राशि के, पंचम भाव के अधिपति तुला राशि के शुक्र, और तृतीय भाव के अधिपति सूर्य सिंह राशि के, यानी कि लग्न, तृतीय और पंचम, इन तीनों का संबंध तृतीय भाव में बन गया। और उस पे चंद्रमा जैसे धन भाव के अधिपति, जहाँ पे उच्च के गुरु बैठ करके और यहाँ के अधिपति भाग्य भाव में आ रहे हैं और यहाँ से बैठ करके शनि से दृष्ट हो रहे हैं, शनि की अपनी राशि, तो यहाँ पे शनि चंद्रमा का संबंध बनेगा। जो धन भाव के अधिपति होते हैं, चंद्रमा धन भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में महाभाग्यशाली योग बनेगा। शनि का संबंध चंद्रमा से बनेगा तो भाग्य का बल भी मिलेगा, यहाँ वो कमजोर नहीं होंगे। व्यक्ति अब खर्च करने में बहुत ही ज्यादा, कई बार चूंकि यहाँ पे केतु भी बैठे हैं, राहु का प्रभाव यहाँ है, तो राहु केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं, जिस नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, उसके अधिपति शनि धर्म की राशि यानी कि 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, 9 नंबर की राशि में, और वहां से बैठ करके धन भाव के अधिपति चंद्रमा को। ये कुंडली है ना जो बड़ी लॉजिकल है और इसको बड़ा समझना पड़ता है। जैसे मैंने कहां से शुरू करी थी बात और कहां पे आकर के खत्म कर रहा हूं। तो शनि की दृष्टि धन भाव के अधिपति चंद्रमा पे है और केतु भी यहीं बैठे हैं, गुरु उच्च के केतु के साथ बैठे। इसका सीधा स्पष्ट उत्तर होगा कि व्यक्ति को धन कमाने के लिए मशक्कत करनी होगी, पर उसके पास कई बार धन टिकता नहीं है। और जब भी वो धन खर्च करने चलता है तो अपने वास्तविक स्थिति से कई बार अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में उससे धन खर्च हो जाते हैं। आपको इस पे संयम बरतने की बात होगी। धन भाव में उच्च के गुरु का बैठना मतलब व्यक्ति पढ़ा करके, ज्योतिष विद्या से किसी को कन्विंस करके, बच्चों को पढ़ा करके, कोई कला वगैरह सिखा करके, प्रोफेसर वगैरह बन करके, गणितज्ञ शिक्षकीय गुणों से युक्त होकर के, व्यापारी का काम करके, क्लरिकल नौकरी करके, प्रोफेसर अगर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कहीं बढ़ जाए तो क्षेत्र बनेगा। अभी आपकी कुंडली में
2033 तक ये काम करने का योग है। और निसंदेह मैं ये बात कहता हूं कि आपको सबसे ज्यादा बैठ करके काम करना चाहिए। आपको खुद का काम अगर ना बन पड़े, व्यवसाय ना बन पड़े, तो पति के साथ जुड़ करके आप आभूषण का कारोबार भी कर सकते हैं, डॉक्टर का कारोबार भी कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ करके उनके काम में सहयोग भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे शनि बैठे हैं और यहाँ से दशम भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में देखिए लग्नेश भी होते हैं और पंचम भाव के अधिपति शुक्र के साथ बैठे हैं, सूर्य भी साथ में है। आपके पास मेहनत करने का बल है क्योंकि पराक्रमेश पराक्रम भाव में और लग्नेश पराक्रम भाव में बैठे हैं। लग्नेश पराक्रम भाव में, पराक्रमेश पराक्रम भाव में, और साथ ही साथ उस पर चंद्रमा जैसे ग्रह की दृष्टि होने से आपके पास अपने छोटे भाई बहन, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सास ससुर, इन सबका सहयोग व्यक्ति के पास मिला रहता है और व्यक्ति सबको अपनी सीमाओं में बांध करके रखता है और सब पे उसका जो है वो एक अधिकार भी रहता है, जिसे मैं अच्छा कहूंगा। 12वें भाव में मंगल बैठे हैं जो वस्तुतः दशम भाव के बाद एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं, एकादशवें और रोग भाव के अधिपति, यानी कि 6वें और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के 12वें बैठे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति को दारिद्र दोष से युक्त होकर के, अब जरा देखिए, तो जो ग्रह आपकी कुंडली में दारिद्र दोष पैदा कर रहा था मंगल, उसने ही आपके लग्नेश और उसने ही आपके पंचमेश और उसने ही आपके तृतीय भाव के अधिपति सूर्य को देखा है। मंगल ही बुध को देख रहे हैं, मंगल ही शुक्र को देख रहे हैं, मंगल ही सूर्य को देख रहे हैं, यानी कि इन सब पे अब कहीं ना कहीं रोग की अधिकता भी होगी और लाभ प्राप्त करने का अभाव भी बढ़ेगा या प्रभाव भी बढ़ेगा या लालच भी बढ़े। तो व्यक्ति थोड़ा लालची होता है और कई बार इगोसेंट्रिक हो जाता है, अपने बारे में विचार ज्यादा करता है और तुरंत 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 ही क्रोध करने वाला हो जाता है। मतलब मिथुन लग्न के बारे में अगर 2 शब्द की बात कहूं तो इनके पास महत्वाकांक्षा ऊंची होती है, इनके स्वप्न और ख्वाब बड़े ऊंचे होते हैं, पूरा करने के चक्कर में ये जीवन भर लगे रहते हैं, तुनक मिजाज होते हैं, पत्नी और पति में कभी भी सामंजस्य न बने ऐसा होगा ही नहीं, ये एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेम संबंध और सौहार्दपूर्ण स्थिति में सभी परिवार के लोगों को चलना चाहते हैं, पर उनकी ये मंशा कभी भी संपन्न नहीं होती है और कभी भी वो इसमें सफल नहीं होते। इनके पास दरअसल मालिक बनने का भाव ज्यादा होता है, मैं मालिक बनूं या मालकिन बन के रहूं, पर कई बार वो चीज पूरी नहीं होती है। हमेशा ही जद्दोजहद में लगे रहते हैं और ऊंची स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं पर्सनल लेवल पे। कई बार उनको ढीठाई भी कहा दिया जाता है कि ढीठ है, कई बार उन्हें घमंडी का तमगा भी मिल जाता है, कई बार उन्हें अभिमानी होने का जो है वो एक प्रभाव झेलना पड़ता है, कई बार उन्हें जो है वो समाज से उतना प्रभाव नहीं मिलता। एक होता है ना जैसे कि वर्चस्व, और एक जो होता है ना राजसिक, वो राजकुमारी है, राजा नहीं बन सकता, राजकुमारी है, राजा नहीं बन सकता, पर हाँ निस्संदेह अधिकार पूर्ण रहता है, सिंहासन पे पहला अधिकार उसी का रहता है। पर कई बार समाज का एक ऐसा वर्ग आ जाता है जो उससे भी ज्यादा विलक्षण प्रतिभा का होता है और उतने ही टाइम पीरियड में राजकुमार से ज्यादा अद्भुत विलक्षण शक्ति का धारण करके खुद उसकी सत्ता पे शीर्ष पे पहुंच जाता है और ये राजकुमार देखते ही रह जाते हैं। इनके पास, मिथुन लग्न वालों के पास एक बड़ी अद्भुत बात होती है कि ये तीव्रतम गति से विकास करते हैं। इनको अपनी क्षमता पे, अपने मेहनत पे, अपने पराक्रम पे बड़ा ही ज्यादा घमंड भी होता है और वो वस्तुतः होते भी हैं और वस्तुतः ये थोड़े से इगोइस्टिक नेचर को धारण करने वाले होते भी हैं। साथ ही साथ इनके पास अद्भुत विलक्षण प्रतिभा होती है काम को करने की, कॉपी करने की, कलात्मक रुचियां और निश्चित रूप से तीव्रतम स्थिति से किसी भी बात को समझने की अद्भुत क्षमता होती है। इनके पास जो है वो तकनीक का ज्ञान होता है, सूक्ष्म अन्वेषण करने वाले होते हैं, बहुत ही गंभीरता से किसी भी चीज का अन्वेषण करके उसकी कॉपी तैयार कर लेना और अपना बना करके उसे रिप्रेजेंट कर देना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। लोगों को बेवकूफ बनाना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। लोगों को सामने से मैनिपुलेशन में कैसे रखना है, अपनी बात कैसे किसी के सामने प्रकट करनी है कि सामने वाला उनका मित्र हमेशा बना रहे और कैसे उसका वो लाभ लेते रहे, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। मिथुन लग्न के लोगों के पास जब कभी भी आप देखेंगे तो उनके पास मैथुन प्रियता होती है। ये मिथुन प्रिय जो मिथुन लग्न के होते हैं वो वस्तुतः भौतिकीय ज्यादा होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, वाक शक्ति बहुत ज्यादा होती है, बुद्ध का रत्न पन्ना इन्हें बहुत ज्यादा सूट कर सकता है। कई बार इनकी कुंडली के आधार पर शनि का रत्न नीलम या नीली भी, जब शनि भाग्य में एक्टिव हो या एक्टिव होते हो जीवन में, तो शनि का रत्न भी इन्हें धारण करना चाहिए और वस्तुतः उनसे उनके भाग्य को बल भी मिलता है। इस कुंडली के लिए एक संख्या अच्छी होगी। इस कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति मंगल ही होते हैं और नक्षत्र के अधिपति भी मंगल ही होते हैं। इस वजह से मंगल यहाँ
अच्छे ना होते हुए भी आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे। बुध की दशा, मंगल की दशा, शनि की दशा और शुक्र की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी होती है। थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ शुक्र का परिणाम कमजोर होते देखा जाता है, यानी कि दाम्पत्य में। हालांकि उसके लिए मैं कमजोर इस कुंडली को नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ही बुध और शनि बैठे हैं, जो जैसे कि यहाँ पे शुक्र बैठे हैं। शुक्र का यहाँ बैठना, मंगल का यहाँ मित्र की राशि में बैठना, सूर्य और मंगल का प्रभाव संतान और गर्भ नष्ट होने की एक बार स्थिति देखी जाती है, क्योंकि सूर्य और मंगल का प्रभाव यहाँ रहेगा, क्योंकि गुरु 12 में बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी सी स्थिति है, पर सुख मिलेगा, संतति का सुख है। दशमांश कुंडली में अगर आपने जैसे पूछा सरकारी नौकरी, तो दशम स्थान के अधिपति जो गुरु हैं वो जन्म कुंडली में उच्च के हैं और उस पे राहु की दृष्टि है। बाकी अन्य कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है। शनि का संबंध जन्म कुंडली के दशम स्थान से भी नहीं है, दशम स्थान के अधिपति से भी नहीं है। चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं बुध और छठे भाव के अधिपति बनते हैं मंगल। मंगल ने बुध को देखा है, इस वजह से वो एक स्थिति व्यक्ति को लेके आते हैं कि हाँ मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकती हूँ, या वो भाव एक्टिव होता है और उसमें 100% सफलता मिल जाएगी, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। और निश्चित रूप से ये बात मानने वाली है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको कोई एक छोटी सी नौकरी मिल सकती है। गुरु उच्च के हैं, आपको खुद का व्यवसाय, खुद की नौकरी, खुद का काम और अपने आप पे जिसमें आप खुद की मालकिन बने रहें, ऐसे कामों के पीछे ज़्यादा भागना चाहिए। ये क्लियर शब्दों में बोल देता हूँ। दूसरे नंबर पे कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। आप कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से चलाना जानते होंगे, तकनीक का ज्ञान आपके पास बहुत अच्छा है और कोई भी काम जिस पे आपकी मर्जी चलती हो आप वो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ रोक करके मैं आपकी कुंडली में अब पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। पंचांग वाले सेशन में मैं आपको बताऊँ, भाद्रपद माह में जन्मे हैं, सुंदरता अविस्मरणीय है। दक्षिणायन, आत्मबल की कमजोरी, इस वजह से भी सरकारी नौकरी में दिक्कत और पापक ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो कृष्ण प्रतिपदा के हैं, शुभ ग्रह हैं, इस वजह से यहाँ पे इसे मैं अच्छा कहूँगा, ये एक पॉजिटिव फीलिंग दे सकता है आपके सरकारी क्षेत्र के लिए। बुधवार को जन्मे हैं, आपकी कुंडली में विलक्षण प्रतिभा के धनी और ओजस्विता से युक्त वाणी का व्यक्ति मालिक होता है। ग्रंथ पढ़ने वाला, धार्मिक चीज़ों में रुचि रखने वाला, पुरोधा होता है, संकल्पित होता है अपने कृत्य को करने के लिए, जो काम हाथ में लेता है उसको अपनी मेहनत के बल पे सफल कर देता है। ये आपकी कुंडली में है, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बढ़िए। और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शूल योग में जन्मे हैं, इस वजह से कई बार असफलता भी मिलेगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का और शूद्र वर्ण और मनुष्य गण का होना। शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति भौगोलिक और भौतिकीय हो जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति के पास 16 गुण देखे जाते हैं, 16 कलाओं का मालिक होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु उच्च के और आपकी कुंडली में वो गुरु सप्तम भाव के भी अधिपति होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली, धनु और मीन लग्न की कुंडलियां, ये जो राशियां होती हैं ये द्विस्वाभाविक राशि होती है। द्विस्वाभाविक राशि के लिए सप्तम भाव बाधक ग्रह के रूप में उपस्थित होता है या बाधक भाव के रूप में उपस्थित होता है। इस वजह से कई बार हमें इस बात पे भी फोकस करने की आवश्यकता है कि हमें हमारी कुंडली के दशमेश कैसे हैं और सप्तमेश कैसे हैं। अगर वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो निसंदेह हमें और राहु से प्रभावित है। इस कारण से हमें कई बार मशक्कत झेलनी पड़ती है या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, या कई बार हमें जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है। पढ़ाई की किसी दूसरे क्षेत्र में, नौकरी किसी दूसरे क्षेत्र का कर रहे हैं, ऐसी भी स्थितियाँ कई बार मिलती हैं। मेहनत खूब करा पर उतने अंक नहीं मिले, ये स्थिति भी कई बार निपटने में आती है। कई बार व्यक्ति जो है वो सबको साथ लेकर के चलना चाहता है पर फिर भी उसमें वो सफल नहीं हो पाता है। कई बार व्यक्ति ने कुछ भी नहीं करे हैं पर फिर भी उसके ऊपर लांछन लग जाता है। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। तो ये आपकी पंचांग की स्थिति थी। बुधवार का जन्म अच्छा है आपके लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में आपको धन के बारे में कभी भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास धन है और वो हमेशा रहेगा। हाँ, ये बात है कि आप अपने लेवल पे जब उसे करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। लग्न के अधिपति का तृतीय भाव में जाना अच्छा नहीं होता। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में भाग्य भाव में जाना ये महाभाग्यशाली योग है। इसके मामले में आप धनी हो, धनवान बनता है व्यक्ति। पिता से, पैतृक संपत्ति से, पति से और पुत्र से, आदि से, माता से, इन सब चीजों से धन प्राप्त होता है। इन सब जगहों से धन प्राप्त होता है। पराक्रमेश का पराक्रम में जाना, लग्नेश का पराक्रमेश के साथ बैठना, ये व्यक्ति को कम्युनिकेटिव बनाता है और उसको तीव्र बुद्धिमान बना देता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का तृतीय जाना, माता के स्वास्थ्य को कमजोरी, क्योंकि यहाँ से मंगल भी चतुर्थ भाव के अधिपति को देखेंगे जो कि रोगेश हैं तो रोग दे सकते हैं। परंतु व्यक्ति अपने बल पर अगर कुछ भी ना करे फिर भी उसके बल पे संपत्ति खड़ी की जा सकती है। इतनी तो बात मैं कह सकता हूँ।
क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पे है और मंगल भी चतुर्थ भाव के अधिपति को देख रहे हैं। इस वजह से शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे है, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मंगल की 1 2 3 4 किसको देख रहे हैं? सूर्य को, जो यहीं बैठे हैं, बुध हैं, बुध चतुर्थ के अधिपति। तो मैंने क्या सूत्र बताया था कि चतुर्थ भाव के अधिपति या चतुर्थ भाव पे अगर शनि और मंगल का संबंध बन जाए तो व्यक्ति अपने बल पर ही नहीं, किसी दूसरे के द्वारा भी इसको धन प्राप्त होता है और इनकी संपत्ति पे कोई भी अपना अधिकार नहीं कर सकता। पंचम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना संतान से संबंधित समस्याओं को देने वाले, क्योंकि पापग्रह मंगल की दृष्टि जा रही है, इस कारण से ऐसी स्थितियां दिखने को मिल रही हैं। और गुरु उच्च के हैं, इस वजह से संतति होगी अवश्य। छठे भाव के अधिपति का 12वें जाना शत्रु से, साहस से, बल से और आपके प्रभाव से। गुरु की दृष्टि है, घबराने की बात नहीं है। गुरु और मंगल दोनों का प्रभाव है। केतु भी देख रहे हैं, आपके पास अनुभव है, आपके पास तिकड़म है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास प्रतिभा है, जिसके बल पे अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक विपरीत परिस्थिति से व्यक्ति निजात पा लेता है। सप्तम भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना, इसे कई बार यहाँ से ही कई बार व्यक्ति को व्यापार कर लेना चाहिए। सप्तम भाव में व्यापारिक भाव की स्थिति और नवमांश कुंडली में शनि का यहाँ देखना, ऐसी स्थिति क्योंकि चतुर्थेश होकर के लग्न में बैठे हैं बुध जैसे व्यापारिक ग्रह के साथ। दशम भाव के अधिपति एकादशवें भाव में बैठ करके मंगल को देख रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली के रोगेश है। और वस्तुतः वो जन्म कुंडली में गुरु, जो जन्म कुंडली में तुला राशि के बैठे, यहाँ से भी व्यक्ति पति के साथ मिलकर के व्यापार कर सकता है। पति के साथ आ जाइए, कहीं इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। अष्टम भाव और नवम भाव के अधिपति, यहाँ अष्टम का दोष भी लगेगा। नवम भाव के अधिपति होकर के भाग्य को देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को, जहां पे चंद्रमा आपके पास बलवान है, उसके पास शनि के पहुंचने की ताकत बड़ी कम है। मैं समझता हूं कि वो ठीक है। और भाग्य भाव को देखेंगे तो चंद्रमा के पास भाग्यशाली ही कहा जाएगा। व्यक्ति जीवन में किसी के द्वारा भी भाग्यहीन नहीं कहा जा सकता, न क्योंकि वो है ही नहीं। दशम भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना उच्चस्थ होकर के ये धन संपत्ति अपना काम करना, ये आपको ज्यादा दिखाता है। भटकने के रास्ते पे नहीं जाना है, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दीजिए। एकादशवें के अधिपति का 12वें जाना धन योग लगाएगा। आप बाहर से संबंध जोड़ करके भी काम कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा थोड़ी खर्च होती है, पेट का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और कई बार आप कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, सोचते ज्यादा हैं, विचार ज्यादा करते हैं। जो चीज नहीं सोचना चाहिए उस पर भी आपका दिमाग ज्यादा ऊर्जा खपत कर लेता है। मंगल आपकी कुंडली के लिए षडबल में सबसे ज्यादा बलवान और सूर्य आपकी कुंडली के षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर। ग्रह स्थिति में चर्चा कर देता हूं नक्षत्रों पे। सूर्य आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर अनुभवी बना रहे हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको धारणा, ध्यान, पूजा पाठ, धर्म, ज्ञान, अध्यात्म, इन सबका चिंतन और मनन करने वाला बना रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में ऊर्जावान और सोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं और दरअसल आपको बहुत ही शालीन बना रहे हैं। वस्तुतः सब कुछ कितना भी नुकसान झेलने के बाद व्यक्ति कभी भी अपना मन कमजोर नहीं करता है। बुध आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं वक्री हैं और अस्त भी हैं, इस वजह से कई बार आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य और आपके मानसिक संतुलन को गड़बड़ाने वाला बना रहे हैं। इस वजह से गणेश जी की पूजा और बजरंगबली की पूजा हमेशा ही आपके लिए लाभदायक हो सकती है। गुरु आपकी कुंडली में सेहतमंद, बहुत अनुकूल, दार्शनिक और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ आपको प्रगाढ़ बुद्धि का मालिक बना रहे हैं। तार्किक, समझदार और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ यशस्वी और बुद्धि का मालिक बना रहे हैं, जहां व्यक्ति साधना से संपन्न होने के साथ साथ साधन से भी संपन्न होता है। शुक्र आपकी कुंडली के लिए अनुभव दे रहे हैं। शनि आपकी कुंडली के लिए जिस अवस्था में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में वो प्रेम दे रहे हैं। वो सर्वस्व आपको जो मिला हुआ है वो कई बार शनि के कारण भी मिला हुआ है। राहु और केतु की स्थिति जो मैं देख रहा हूं आपकी कुंडली के आधार पर, राहु जन्म कुंडली में बैठे हैं अष्टम भाव में, वो भाव अच्छा नहीं होता, अशुभ भाव है। हालांकि मित्र की राशि में बैठे हैं तो थोड़ी बहुत अच्छाइयां मिल जाएंगी, क्योंकि गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है उनके पास। बाकी तो अन्य कोई ग्रह देख नहीं रहा, एक शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि राहु को प्राप्त हो रही है, जिससे हम कुछ अच्छाइयां देख सकते हैं। वहीं केतु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में 13 डिग्री के बैठे हैं, जिसके कारण कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा अगर शनि की राशि में नहीं बैठे होते तो केतु से भी हम संतुलन बना नहीं पाते। मगर केतु वहां पे आपको थोड़ी बहुत धन में खर्च की स्थिति को कमजोर करेंगे, यानी कि व्यक्ति के पास अपना थोड़ा कम होता है, उसकी डिपेंडेंसी होती है किसी के ऊपर। ये बात आपकी कुंडली में, अगर आप डिपेंडेंट अपने आप को मानते हैं किसी के लिए, उसके लिए ये केतु जिम्मेदार है। और आपके पास धर्म है, आपके पास गीता का ज्ञान होना चाहिए, पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास पूजा पाठ होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए, आपके पास पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। हमारे महिलाओं को इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में छूट दी गई है। पुराण पढ़िए, उससे आपके अंदर वैज्ञानिकता झलक जाएगी। अब क्या बताऊं, दशाओं के क्रम में बता देता हूं। आपकी कुंडली में
शुक्र को छोड़ करके, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात है, शुक्र को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, चाहे वो मारक हो, कारक हो, अकारक हो, नारक हो, कुछ भी, वो सब अच्छे रहेंगे। अल्टीमेटली आपकी कुंडली में संतान का सुख थोड़े विलंब से पर है जरूर। माता पिता में माता पक्ष ज्यादा बलवान देख रहा हूं, पिता पक्ष भी आपकी कुंडली में धन दे रहा है, वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% श्योरिटी के साथ है और बहुत बेहतर है। भाग्य का बल आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, पर वस्तुतः आप धार्मिक ज्यादा हैं और होना भी चाहिए। आप स्वार्थी मत होना और क्रोध जल्दी जल्दी ना करिएगा और किसी के बारे में जल्दी ही निर्णय मत लीजिएगा। जजमेंटल नहीं होना है, सीधी सी बात है। अब क्या बताऊं, क्या काम कब करना चाहिए ये बता देता हूं। आपकी कुंडली में एक तारीख अच्छी रहेगी, एक अंक अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में तुला और कुंभ राशियां अच्छी होंगी। मीन राशि पे भी आप भरोसा कर सकते हैं। वृश्चिक, मकर, वृषभ, धनु, कर्क और सिंह, इन पे भरोसा मत करिएगा। दिशा के आधार पर उत्तर दिशा अच्छी रहे। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु, कृतिका, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशीरा, रेवती, हस्त और श्रवण, ये नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दान वगैरह के लिए एकादशी और चतुर्दशी बहुत अच्छा रहेगा शुक्ल पक्ष के लिए। यात्रा वगैरह के लिए यही दोनों तिथियां, अनुराधा नक्षत्र, पुष्य वगैरह भी ठीक ठाक देखी जा रही हैं। दिन बुधवार बहुत अच्छा है और शुभ अंक मैंने कहा 1। गोचर के हिसाब से आपकी कुंडली अगर मैं देखता हूं तो आपकी कुंडली में गुरु का गोचर ठीक जा रहा है और उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर गोचर के हिसाब से और देखता हूं तो थोड़ा सा मन अभी परेशान होगा, पर आपको घबराना नहीं चाहिए, ये थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। व्यय पे नियंत्रण आवश्यक है, ऊर्जा का संयमन करिए, नियमन करिए। आप ऊर्जावान हैं, इसमें आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा ग्रह कितना प्रतिशत का परिणाम देगा? सूर्य 25% से भी कम, चंद्रमा कमजोर, मंगल कमजोर, बुध कमजोर, गुरु कमजोर, शुक्र 50% से भी कम, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि कमजोर, राहु केतु 100% परिणाम देंगे। मतलब कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के आपकी कुंडली में परिणाम नहीं दे रहा है, इस वजह से भी सरकारी नौकरी के चांसेस कम है। मेहनत बड़ी बढ़ानी होगी। तब तक के लिए सूर्य की पूजा करिए, गाय माता की सेवा करिए, उनकी परिक्रमा करिए, पीपल के वृक्ष में जल शनिवार को और उनकी परिक्रमा, अपने पूर्वजों को याद करिए और इसके अतिरिक्त उनको घी का दीपक जलाया करिए। बाकी मैं एक मंत्र आपको भिजवा देता हूं, उस मंत्र का जप कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।